गुड इवनिंग टू ऑल। सो हमारा नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था डेवलपमेंट, राइट। सो ये टॉपिक जो है काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ख़ास करके इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करें। और यहाँ जो हम फोकस करेंगे विकास का क्या मीनिंग है, फिर इंडिकेटर्स क्या क्या है, कॉन्ट्राडिक्शंस और क्या कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट अप्रोच क्या क्या होना चाहिए, वो सारी तमाम बातें हम करेंगे। तो पहली बात तो हम समझेंगे क्या कहते हैं विकास का यानी डेवलपमेंट का मीनिंग क्या है। तो देखिए, डेवलपमेंट का अर्थ है हर व्यक्ति के लिए अलग हो सकता है। तो देखिए मतलब समझ रहे हैं ना, डेवलपमेंट का भी क्या है, अलग अलग सेंस में अलग अलग अर्थ निकलता है, ठीक है। अलग अलग केस में अलग अलग मीनिंग निकलता है। यहाँ जो है एक आदमी के लिए विकास हो सकता है ज़्यादा इनकम, पर दूसरों के लिए हो सकता है क्लीन वाटर या गुड हेल्थ, ये सब। तो इसका मतलब डेवलपमेंट का अलग अलग जगहों पे अलग अलग कंटेक्स्ट में अलग अलग चीज़ें होती है, ठीक है। फिर यहाँ पर जो की कंसेप्ट है वो हम बात करेंगे। तो डेवलपमेंट का मतलब हो गया बेटर लाइफ प्लस मोर इनकम, ठीक है। मतलब लाइफ जो है बेहतर होना चाहिए, साथ में इनकम अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और डिग्निटी भी होनी चाहिए, फिर फ्रीडम, अपॉर्चुनिटी, ये सब जब चीज़ें होती है तो वहाँ समझ लीजिए डेवलपमेंट की हम बात करते हैं। बेटर लाइफ क्या है, बेटर लाइफ, ठीक है, प्लस इनकम, इनकम मतलब अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और प्लस में डिग्निटी के साथ जो है जी रहा हो, क्या डिग्निटी के साथ हो, डिग्निटी भी है। फिर फ्रीडम, क्या है, फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम। अब देखिए यहाँ पर जो है ठीक है, फ्रीडम हो गया। अब ये सब चीज़ें जब एक साथ होती है तो समझ लीजिए डेवलपमेंट है। क्या है, डेवलपमेंट। अब देखिए हम इसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी की भी बात करेंगे, मतलब एक अपॉर्चुनिटी भी मिलना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ जो है यूपीएससी के पॉइंट्स अगर सोचेंगे तो एसए और जीएस पेपर 2 में डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल टाइप जो है क्या है, डेवलपमेंट इज मल्टी डायमेंशनल, यहाँ पर सवाल बन सकता है, ठीक है। और अब हम बात करेंगे डिफरेंट पीपल डिफरेंट गोल्स होता है, एंड अलग अलग लोगों के अलग अलग गोल्स होते हैं। क्या होते हैं, अलग अलग गोल्स होते हैं। जैसे हर व्यक्ति की प्रायोरिटी अलग होती है, एंड किसान बेटर प्राइस फॉर क्रॉप्स के लिए काम करता है। फिर मजदूर जो है रेगुलर जॉब फेयर वेजेज के लिए, ठीक है। फिर बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट के लिए, दलित महिला डिग्निटी और इक्वालिटी के लिए, ठीक है। फिर यहाँ पर जो है डेवलपमेंट का गोल्स कॉन्फ्लिक्टिंग भी हो सकता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे डैम से बिजली मिलेगी पर लोगों को क्या होगा, घर जो है डूब सकता है, ठीक है। तो ये चीज़ है इम्पोर्टेंट, है ना। और यहाँ पर जो है जैसे इंक्लूसिव ग्रोथ वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, है ना, दोनों जो है दोनों में रेलेवेंट, क्या है, दोनों में रेलेवेंट है। अब बात करें इनकम और अदर गोल्स की, तो सिर्फ पैसा होना विकास नहीं होता है, डेवलपमेंट नहीं होता है। तो क्या होता है, तब जो है ऐसे कंडीशन में नॉन मटेरियल फैक्टर्स जैसे फ्रीडम, सिक्योरिटी, इक्वल ट्रीटमेंट एंड हेल्थ और एजुकेशन भी उतने ही ज़रूरी हैं, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ज़रूरी है। अब हम बात करेंगे किसकी, जो एक टीचर है, मान के चलिए एक टीचर है जिसे रेगुलर सैलरी मिलती है और सेफ इन्वायरमेंट में काम करता है, वो ज़्यादा डेवलप्ड है एक बिजनेसमैन से जो डर के माहौल में जीता है। क्या है, जो डर के माहौल में जीता है, समझे। तो यहाँ पर जो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट एचडीआर और सोशल प्रोग्रेस इंडेक्स जैसे थीम्स के लिए यूजफुल कंसेप्ट है। क्या है, थीम्स के लिए यूजफुल कंसेप्ट है, समझे। अब बात करेंगे नेशनल डेवलपमेंट, एक देश का विकास कैसे मापा जाता है, उन सब चीज़ों की। तो देखिए यहाँ पर जो है ना, लोगों के नज़रिए अलग हो सकते हैं। क्या है, लोगों के नज़रिए अलग हो सकते हैं। कुछ लोग जीडीपी या इनकम देखेंगे, कुछ एजुकेशन देखेंगे, कुछ हेल्थ देखेंगे, कुछ सस्टेनेबिलिटी देखेंगे। ये सब चीज़ देखकर जज करेंगे कि वो डेवलप्ड है या नहीं है, ठीक है, डेवलप नेशन है या नहीं है। इस चीज़ की जजमेंट इन सब चीज़ों से करते हैं।
ठीक है, अब बात करेंगे कंपेयरिंग कंट्री की। ठीक है, तो पर कैपिटा इनकम है ना के हिसाब से वर्ल्ड बैंक का क्राइटेरियन 2020 के आसपास डाटा जो है ये रिलीज हुआ था, और यहाँ पर बताया गया था हाई इनकम कंट्री यानी पर कैपिटा इनकम $12,000 से ज़्यादा हो। ठीक है, 12,000 से $12,000 से ज़्यादा होना चाहिए। फिर लो इनकम कंट्री जो है पर कैपिटा $1,000, ठीक है, से नीचे हो तो उसको कहेंगे लो इनकम कंट्री। समझे, हाई इनकम कंट्री समझ गए, तो यानी कि $12,000 से ज़्यादा हो, और लो इनकम कंट्री 1035 से लेस होना चाहिए डॉलर। ठीक है, अब देखिए मिडिल इनकम कंट्री के है ना के रेंज में जो है आपको देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पर प्रॉब्लम विद पर कैपिटा इनकम यानी एवरेज होती है। क्या होती है? एवरेज होती है। इनइक्वालिटी छुप जाती है। ठीक है, फिर इनकम जो है डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करती है, इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को इग्नोर करती है। फिर यहाँ जो है जीएस पेपर 3 में ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट या जीडीपी वर्सेस एचडीआई पे क्वेश्चन बनता है, तो ये ध्यान रखना है। ठीक है, अब बात करेंगे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई की। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एचडीआई यानी कि यूएनडीपी के 3 पैरामीटर्स है। क्या है यूएनडीपी के 3 पैरामीटर्स? हेल्थ, एजुकेशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। तो हेल्थ के अंदर जो है हम बात करेंगे लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ, और एजुकेशन की बात करेंगे मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। क्या है? मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। फिर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की अगर बात करें तो पर कैपिटा इनकम, ठीक है, यानी पीपीपी बेसिस। ठीक है, एचडीआई का एडवांटेज क्या है? तो ज़्यादा होलिस्टिक व्यू डाटा देता है। ठीक है, ज़्यादा होलिस्टिक व्यू देता है डेवलपमेंट का। क्या देता है? ज़्यादा होलिस्टिक व्यू देता है डेवलपमेंट का। अब इंडिया का रैंक जो है रिसेंट ईयर्स में अगर बात करें, ठीक है, तो लगभग 130 के आसपास है इंडिया का रैंक। रिसेंट ईयर में अगर बात करें 130 के आसपास है। और यूपीएससी पॉइंट से अगर सोचेंगे तो यहाँ जो एचडीआई, जीडीआई, एमपीआई सब इंडिकेटर्स है। ठीक है, सब इंडिकेटर्स GS2 और GS3 में यूज किए जाते हैं। समझे। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट की, यानी कि भविष्य का विकास। और यहाँ अगर सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अगर डिफाइन किया जाए, ऐसा विकास, ऐसा डेवलपमेंट जो आज की ज़रूरत पूरी करे बिना फ्यूचर जनरेशन की ज़रूरत को कॉम्प्रोमाइज़ किए। ठीक है, तो उसको कहेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या कहेंगे? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए यहाँ पर जो है एग्जाम्पल कुछ ले लेते हैं, जैसे अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट। एग्जाम्पल ऑफ अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है हम बात करेंगे ग्राउंड वाटर ओवर यूज की। क्या है? ग्राउंड वाटर ओवर यूज की। ठीक है, फिर डिफॉरेस्टेशन की बात करेंगे, फॉसिल फ्यूल बर्निंग की बात करेंगे। ठीक है, ये सब क्या है? अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का एग्जाम्पल है, यानी ग्राउंड वाटर ओवर यूज। ऑब्वियस सी बात है, ग्राउंड वाटर ओवर यूज कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट का इंडिकेटर है। ठीक है, दूसरी बात डिफॉरेस्टेशन। अगर डिफॉरेस्टेशन है तो हम डेवलपमेंट का क्या, किस एंगल से जो है ना हम बात कर सकते हैं। ठीक है, तीसरी बात जो है फॉसिल फ्यूल बर्निंग हो रही है बिना मतलब का, तो वहाँ पर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ जो है एग्जाम्पल है अनसस्टेनेबल डेवलपमेंट की। ठीक है, अब बात करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की, SDG की। तो UN के 17 गोल्स हैं। क्या है? 17 गोल्स है, जैसे जीरो हंगर, क्वालिटी एजुकेशन, क्लाइमेट एक्शन, जेंडर इक्वालिटी, ये सब ETC। तो यहाँ जो है GDP UPSC के रेलेवेंस जो है GS पेपर 3 में इन्वायरमेंट, GS पेपर 2 में गवर्नेंस एंड GS पेपर 1 के अंदर सोसाइटी के अंदर इसको लिंक कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करेंगे इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन एंड डेवलपमेंट की। तो डेवलपमेंट का के चक्कर में क्या होता है, कई बार अगर इन्वायरमेंट को नुकसान हो रहा है तो वो सस्टेनेबल नहीं कहलाएगा। ठीक है, नहीं कहलाता है। समझे। तो कहने का मतलब यही है ना, डेवलपमेंट के चक्कर में कई बार इन्वायरमेंट को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। ठीक है, तो वो सब सही नहीं है। फिर जैसे जल है, वो पानी है, वाटर, क्या कहते हैं, वाटर, जंगल, ज़मीन का ना सुरक्षा ज़रूरी है। समझे। तो ये सब चीज़ जो है इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन और डेवलपमेंट के लिए है ना ध्यान रखना पड़ेगा। फिर बात करेंगे UPSC के एंगल से यहाँ पर सोचने की, तो
यहाँ जो है देयर कैन बी नो ग्रोथ विदाउट इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, यानी कि अगर ग्रोथ चाहिए तो इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन होना ज़रूरी है, ठीक है। इस टाइप से फिर इन्वायरमेंट एंड इकोनॉमिक लिंकेज की अगर बात करें तो ये चीज़ जो है ज़रूरी है, इकोनॉमी और इन्वायरमेंट जो है लिंक होता है, ठीक है। अब बात करेंगे कि कंक्लूजन की, तो कंक्लूजन जो है हमें इससे क्या सीखने को मिलता है। तो देखिए, विकास का मतलब हर किसी के लिए अलग हो सकता है। क्या है? हर किसी के लिए अलग हो सकता है। सिर्फ इनकम नहीं बल्कि एजुकेशन भी, हेल्थ भी, इक्वालिटी भी इम्पोर्टेंट है। HDI जैसे इंडिकेटर ज़्यादा एक्यूरेट पिक्चर देता है और विकास तभी मीनिंगफुल है जब वो सस्टेनेबल हो, ठीक है। तो विकास भी सस्टेनेबल होना चाहिए, डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट होना चाहिए, तभी जाके वो काम का चीज़ें हैं। क्लियर है? चलिए अब बात करते हैं कुछ कंसेप्ट जो और उसकी पेपर से लिंकेज। इनकम वर्सेस डेवलपमेंट, ये आपको एसए पेपर 2 में, एसए और जीएस पेपर 2 में काम आएगा। HDI की बात करें तो जीएस पेपर 2 वेलफेयर, जीएस पेपर 3 इकोनॉमी में, फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट जीएस पेपर 3 इन्वायरमेंट SDG, जीएस पेपर 2 गवर्नेंस एंड इंटरनेशनल रिलेशन, ठीक है। तो यहाँ आप इंक्लूड कर सकते हैं। फिर इंक्लूसिव डेवलपमेंट होता है। क्या होता है? इंक्लूसिव डेवलपमेंट, समझे कि नहीं समझे? इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो जीएस पेपर 1 सोसाइटी, जीएस पेपर 2 में इसको लिंक कर सकते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट चैप्टर की, नेक्स्ट टॉपिक की हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट में हमारा है, ठीक है, नेक्स्ट में हमारा है सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। क्या है? सेक्टर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी। तो देखिए यहाँ जो है कितने सेक्टर्स है पहले समझिएगा, ठीक है। सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी की अगर बात करें, यहाँ पर जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट और क्या गवर्नमेंट रोल, ये सब सारे क्या है सेक्टर है, मतलब सेक्टर ऑफ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर जो है, जैसे हम इसकी बात करें, जैसे अर्थव्यवस्था के सेक्टर के क्या होते हैं, तो देखिए हर काम जो इनकम जनरेट करता है उसे इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं, सब ठीक है। मतलब इकोनॉमिक एक्टिविटी का मतलब है जिससे इकोनॉमी इनकम जनरेट होता है, ठीक है। और यहाँ पर प्राइमरी सेक्टर, इसके अलग अलग तीन सेक्टर में हम डिवाइड करते हैं। कितने? 3 सेक्टर में डिवाइड करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी को। पहला है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर है जो नेचर से डायरेक्ट रिसोर्स देता है या रिसोर्स लेना, ये सब प्राइमरी सेक्टर में आता है। जैसे एग्रीकल्चर हो गया, मछली पालन हो गया, है ना, ये फिशिंग हो गया, माइनिंग हो गया, ये सब जो है आपको प्राइमरी सेक्टर के अंदर आता है। फिर नेचर डिपेंडेंट और सीजनल होता है। क्या होता है? जो प्राइमरी सेक्टर होता है नेचर डिपेंडेंट और सीजनल होता है। क्लियर है? उसके बाद हम बात करेंगे किसकी? सेकेंडरी सेक्टर की। किसकी? सेकेंडरी सेक्टर। तो जो सेकेंडरी सेक्टर है, कौन सा सेक्टर? सेकेंडरी सेक्टर। तो देखिए सेकेंडरी सेक्टर के अंदर अगर बात करें, ठीक है, तो रॉ मटेरियल का प्रोसेसिंग हो गया, ठीक है। क्या है? रॉ मटेरियल की प्रोसेसिंग, ठीक है। और जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, फैक्ट्री में व्हीट से ब्रेड बनाना, आयरन से स्टील, मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन इसमें आता है। ये आपका सेकेंडरी सेक्टर हो गया, ठीक है। फिर टर्शियरी सेक्टर की अगर बात करें, सर्विस सेक्टर, एग्जांपल के तौर पर ले सकते हैं टीचर, डॉक्टर, बैंक, ट्रांसपोर्ट, सॉरी, ठीक है। ये जो है एक दूसरे से क्या है, एक दूसरे सेक्टर को सपोर्ट करता है, समझे। तो जितने भी टीचर है, डॉक्टर है, बैंक के स्टाफ है, ट्रांसपोर्ट है, फिर सॉफ्टवेयर है, ये सब एक दूसरे सेक्टर को क्या करता है? सपोर्ट करता है, ठीक है। अब ये डिवीजन जीएस पेपर 3 के इंडियन इकोनॉमी पोर्शन में कोर कंसेप्ट है। क्या है? कोर कंसेप्ट है, ठीक है। समझे कि नहीं समझे? फिर अब बात करेंगे हाउ टू कंपेयर दिस सेक्टर, कैसे इस सेक्टर को हम कंपेयर करेंगे। तो देखिए जीडीपी के बेसिस पर कर सकते हैं, यानी जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, एक साल में देश में सारी फाइनल गुड्स और सर्विस का टोटल मॉनेटरी वैल्यू जो होगा वो क्या होगा? जीडीपी होगा। क्या होगा? जीडीपी होगा। फिर जीडीपी का मेन इंडिकेटर जो है कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ है। क्या है? इकोनॉमिक हेल्थ है।
फिर इंडिया में जीडीपी ट्रेंड्स, क्या है जीडीपी ट्रेंड्स। फिर इनिशियली ईयर्स प्राइमरी सेक्टर सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्या है सबसे इम्पॉर्टेंट था। अब देखिए अब टर्शरी सेक्टर का शेयर सबसे ज़्यादा है जीडीपी में, क्या है सबसे ज़्यादा है जीडीपी में। अब देखिए यहाँ पर जो है यूपीएससी के लिए रेलेवेंस क्या है, जीएस पेपर 3 में क्वेश्चन आता है ना, जैसे व्हाई इज इंडियन सर्विस सेक्टर ग्रोविंग फास्टर दैन द मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है। तो ये जो है क्यों फास्टर है दैन मैन्युफैक्चरिंग, तो इसके ऊपर कोशिश कीजिएगा लिखने की। फिर हम बात करेंगे हिस्टोरिकल चेंजेस, सेक्टोरल शिफ्ट है ना, जैसे प्राइमरी टाइम की बात करें प्री इंडिपेंडेंस, तो उस टाइम जो है प्राइमरी सेक्टर एग्रीकल्चर सेक्टर डोमिनेंट था, और 1970 से लेके 80s की बात करें तो सेकेंडरी इंडस्ट्री सेक्टर जो है डोमिनेंट हुआ। ये 90s के बाद जो है टर्शरी सर्विस सेक्टर जो है डोमिनेंट करने लग गया। इस टाइप से जो है आप किस तरीके से डोमिनेंट सेक्टर जो है काम किया है वो आप देख सकते हैं। फिर पैराडॉक्स इन इंडिया की अगर बात करें तो टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर हाई है, क्या है टर्शरी सेक्टर का जीडीपी में शेयर हाई है, लेकिन एम्प्लॉयमेंट उतना नहीं बढ़ा है ना, जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगा। तो ये सब चीज़ जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट डिस्ट्रीब्यूशन की, तो यहाँ पर जो है रियल पिक्चर क्या है, और यहाँ इशू अगर देखने को मिलेगा तो जीडीपी ज़्यादा हो गया है, लेकिन सब सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, ठीक है। प्राइमरी सेक्टर 50% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन मतलब प्राइमरी सेक्टर में 50% लोग काम कर रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ 20% जीडीपी कंट्रीब्यूट करता है, क्या करता है 20% जीडीपी का कंट्रीब्यूट करता है। इसे कहते हैं अनएम्प्लॉयमेंट या डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, क्या कहेंगे डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, समझे। फिर डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट है ना, काम करने वाले ज़्यादा हैं और लेकिन उनका काम प्रोडक्टिविटी नहीं है, क्या है काम का प्रोडक्टिविटी नहीं है, ठीक है। ये चीज़ हम देखेंगे डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। फिर 6 लोग खेती में काम कर रहे हैं जबकि 3 लोग काफ़ी होते हैं, ठीक है। 3 लोग की जगह पे 6 लोग जब काम करेगा तो उसी को डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की, किसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी की। तो यहाँ जो है डिसगाइड अनएम्प्लॉयमेंट इनफॉर्मल सेक्टर जीएस पेपर 3 कोर टॉपिक है, ठीक है। अब हाउ टू क्रिएट मोर एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करेंगे, तो इस चीज़ को देखिए इरिगेशन रोड इलेक्ट्रिसिटी रूरल जॉब्स क्रिएट कर सकती है। अब एमजी नरेगा 2005 के अंदर रूरल लोगों को 100 दिन का क्या करेंगे गारंटी वेजेज एम्प्लॉयमेंट देगा, ठीक है। ये है तो इसमें यही है। फिर प्राइवेट लेवल पर बात करें तो एमएसएमई रूरल इंडस्ट्री को क्या करेगा बूस्ट करना है, ठीक है, क्या करना है बूस्ट करना है। फिर स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग, क्या है स्किल डेवलपमेंट एंड ट्रेनिंग की अगर बात करें यहाँ जो है यूपीएससी ये जो है मतलब यहाँ इंटीग्रेट कर सकते हैं जीएस पेपर 2 में गवर्नमेंट स्कीम्स और जीएस पेपर 3 में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्ट्रेटजी से रिलेटेड होता है, क्या होता है स्ट्रेटजी से रिलेटेड होता है, समझे। फिर डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप, क्या है डिवीजन ऑफ सेक्टर्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। अब तक जो है हमने देखा प्रोडक्शन के नेचर से डिवीजन देखा, ऑनरशिप के बेसिस पर 2 सेक्टर होते हैं, ठीक है, पब्लिक सेक्टर, ठीक है, जिसके अंदर गवर्नमेंट ऑन करती है और एम जो है वेलफेयर बेसिक सर्विस देना होता है। फिर जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं रेलवे एलआईसी एएमसी ये सब। प्राइवेट सेक्टर की अगर बात करें तो इंडिविजुअल या कंपनी ऑन करते हैं, क्या करते हैं इंडिविजुअल या कंपनी ऑन करते हैं। और एम की बात करें तो प्रॉफिट कमाना होता है। फिर अगर बात करें रिलायंस इन्फोसिस ओला इन सब चीज़ों की तो ये सब प्राइवेट सेक्टर में आता है, समझे। फिर अगर इसकी बात करें इसकी यूपीएससी से क्या लेना देना है तो देखिए यहाँ पर प्राइवेटाइजेशन वर्सेस पब्लिक वेलफेयर की बात करेंगे तो यहाँ जो है पॉलिसी क्वेश्चन जैसे जीएस पेपर 2 और जीएस पेपर 3 में पूछते हैं, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। फिर अगर इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर की बात करें तो इंफ्रास्ट्रक्चर यानी डैम्स रोड इन सब चीज़ में होता है। फिर हेल्थ एजुकेशन इन सब में। फिर एम्प्लॉयमेंट गारंटी नेचुरल
नेचुरल मोनोपोलीज, ठीक है, मोनोपोलीज यानी रेलवे, पावर, ये सब। फिर यहाँ पर एसए में भी क्वेश्चन यहाँ आ जाता है कि पब्लिक सेक्टर इज नॉट फॉर प्रॉफिट बट फॉर पीपल, ये होता है, इसके ऊपर एसए लिखना हो तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। फिर रिसेंट ट्रेंड्स और पॉलिसी डिबेट्स, इन सब चीज़ों की बात कर लेंगे। तो यानी कि प्राइवेटाइजेशन पुश, प्राइवेटाइजेशन पुश का मतलब होता है गवर्नमेंट नॉन कोर पीएसयू बेच रही है, क्या कर रही है, जो गवर्नमेंट है नॉन कोर पीएसयू जो है वो क्या कर रही है, बेच रही है, ठीक है, यानी कि प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, ठीक है। फिर डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी क्या है, यही है डिस इन्वेस्टमेंट पॉलिसी। अब यहाँ पर जॉबलेस ग्रोथ देखने को मिलेगा, जीडीपी बढ़ रहा है या बढ़ रहा है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं है ना। तो गिग इकोनॉमी, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लेता है, गिग इकोनॉमी जिसमें स्विगी, उबेर जैसे नए एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स है, क्या है, गिग इकोनॉमी होता है, क्या होता है, गिग इकोनॉमी, क्या है, गिग इकोनॉमी। यहाँ जो है ना, स्विगी, उबेर जैसे नए एम्प्लॉयमेंट मॉडल्स है, इसी को हम गिग इकोनॉमी कहेंगे। इनफॉर्मल सेक्टर, भारत का 90% वर्कफोर्स इनफॉर्मल है, क्या है, इनफॉर्मल है, नो जॉब सिक्योरिटी है, वहाँ पर कोई जॉब सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे, इकोनॉमी को समझने के लिए सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ज़रूरी है, क्या है, सेक्टोरल क्लासिफिकेशन ज़रूरी है। अब यहाँ पर हम बात करेंगे जीडीपी अकेला जो है इनफ नहीं है, एम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्टिविटी भी ज़रूरी है, ठीक है। तो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, एक्टिवली रोल लेना चाहिए अंडर एम्प्लॉयमेंट और इनइक्वालिटी को कम करने के लिए, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूरी है। उसके बाद हम बात करेंगे कुछ कॉन्सेप्ट की, और जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तो ये जीएस इकोनॉमी में पूछ लेता है। और जीडीपी की बात करें तो यहाँ जो है एम्प्लॉयमेंट गैप, ये सब ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के चैप्टर टॉपिक्स में आपको पूछ लेगा। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयमेंट सेक्शन में। फिर प्राइवेट वर्सेस पब्लिक वर्सेस प्राइवेट सेक्टर गवर्नेंस के अंदर, एमजी नरेगा जीएस पेपर 2 के अंदर, वेलफेयर स्कीम्स में, इनफॉर्मल सेक्टर जीएस पेपर 3 में इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करेंगे, ठीक है। तो ये था हमारा सेकेंडरी सेक्टर, ठीक है। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे मनी एंड क्रेडिट, क्या है, मनी एंड क्रेडिट, ठीक है। तो देखिए मनी एंड क्रेडिट में, ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ हम बात करेंगे, ठीक है, पैसे का विकास, बैंकिंग, लोन्स और क्रेडिट सिस्टम का इम्पैक्ट, ठीक है। यहाँ देखिए हम बात करेंगे बार्टर सिस्टम की, यानी कि बार्टर सिस्टम से मॉडर्न मनी में कैसे ये कन्वर्ट हुआ। तो सबसे पहली बात समझ में आना चाहिए, बार्टर सिस्टम क्या है, बार्टर सिस्टम। तो बार्टर सिस्टम जो है, जो पुराने ज़माने में लोग क्या करते थे, गुड्स का एक्सचेंज करते थे, क्या करते थे, गुड्स का एक्सचेंज से ट्रेड करते थे, मतलब गेहूँ दिया और चावल लिया, ठीक है। इस टाइप से जो एक्सचेंज करते थे उसको हम बार्टर सिस्टम कहते हैं, क्या कहते हैं, बार्टर सिस्टम। लेकिन वहाँ पर क्या प्रॉब्लम आई कि डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स हो जाता है, ठीक है। दोनों व्यक्ति को एक दूसरे की चीज़ चाहिए तभी एक्सचेंज पॉसिबल है, मतलब जैसे हमको गेहूँ चाहिए और सामने वाले को चावल चाहिए, तभी हम एक्सचेंज कर सकते हैं, अदरवाइज़ कैसे कर सकते हैं। तो कोइंसिडेंस ज़रूरी था, है ना। तो ये हम ज़रूरी तो है नहीं कि हमेशा कोइंसिडेंस मुझको पॉसिबल हो पाएगा, ठीक है। कई बार ऐसा होगा कि हमें चावल चाहिए और उसको दाल चाहिए, ठीक है, तो हमारे पास दाल नहीं है, तो कैसे एक्सचेंज होगा, समझे। इस टाइप से जो है कोइंसिडेंस को लेकर जो है प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। तो इस वजह से इसको क्या कर रिप्लेस करके फिर मॉडर्न मनी का मतलब लॉन्च हुआ, ठीक है। तो इस टाइप से आप समझिए इसको, है ना। दोनों व्यक्ति एक दूसरे की चीज़ चाहिए तभी एक्सचेंज हम पॉसिबल हो पाएगा, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात करेंगे कि जो मॉडर्न मनी है आज पैसा एक्सचेंज का मीडियम बन गया है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जो है इजी होता है, इफ़िशिएंट है, और यहाँ पर करेंसी जैसे नोट्स, कॉइन्स गवर्नमेंट द्वारा इशू किया गया होता है, ठीक है, जो कि एक लीगल टेंडर के रूप में है, लीगल टेंडर, ठीक है, जो लोग इसे एक्सेप्ट करते हैं क्योंकि
लॉ में मैंडेट किया है। क्या है? लॉ में मैंडेट दिया है, ठीक है। ये ट्रस्ट इन आरबीआई एंड गवर्नमेंट ये है। फिर यहाँ पर जो है यूपीएससी के हिसाब से अगर सोचेंगे इसको, तो इंडियन इकोनॉमी, इवोल्यूशन ऑफ मनी, इस टाइप से। फिर रोल ऑफ आरबीआई एंड लीगल फ्रेमवर्क, ठीक है। फिर फंक्शन ऑफ मनी है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। क्या है? मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। दूसरा मेजर ऑफ वैल्यू है। क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू है। क्या है? मेजर ऑफ वैल्यू है। तीसरा स्टोर ऑफ वैल्यू है। क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है। क्या है? स्टोर ऑफ वैल्यू है। तीसरा चौथा जो स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ये सब चीज़ जो है आपका फंक्शन ऑफ मनी के अंदर आता है, समझे। यानी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, फिर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। क्या है? डिफर्ड पेमेंट, ठीक है। ये सब चीज़ है, ज़रूरी है। और यहाँ पर हम बात करेंगे जो मनी ने बार्टर सिस्टम को क्या किया, बार्टर सिस्टम के प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया और इकोनॉमी एक्टिविटी को क्या किया, बूस्ट किया। तो ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। अब बात करेंगे मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की। यहाँ जो है मॉडर्न बैंकिंग सिस्टम की अगर बात करें, डिपॉजिट्स, लोग अपने पैसों को बैंक में डिपॉजिट करते हैं। क्या करते हैं? बैंक में डिपॉजिट करते हैं और इन डिपॉजिट पर बैंक इंटरेस्ट देता है। क्या करता है? इंटरेस्ट देता है। फिर बैंक इन डिपॉजिट्स के एक हिस्सा रिजर्व करता है, CRR होता है। क्या होता है? जो एक हिस्सा जो है रिजर्व करके रखता है ना, उसी को कैश रिजर्व रेशियो बोलते हैं। और बाकी पैसा जो है लोन लेता है, क्या लोन देता है, ठीक है। तो इस टाइप से जो है आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। फिर क्रेडिट क्रिएशन होता है। क्या होता है? क्रेडिट क्रिएशन। क्रेडिट क्रिएशन किसको कहेंगे? बैंक जो है सेम पैसा से मल्टीपल लोगों को लोन देकर नए पैसों का क्रिएशन करता है। इसी को कहते हैं क्रेडिट क्रिएशन। क्या कहेंगे? क्रेडिट क्रिएशन, ठीक है। अब जो है यहाँ आप देख सकते हैं, अगर 100 करोड़ डिपॉजिट है तो बैंक 80 करोड़ तक लोन दे सकता है। क्या कर सकता है? 80 करोड़ तक लोन दे सकता है। क्रेडिट क्रिएशन यही है, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन समझ में आ गया, ठीक है। तो मतलब एग्जाम्पल से इस चीज़ को समझ लो कि 100 करोड़ जो है डिपॉजिट है बैंक के अंदर, ठीक है। तो बैंक जो है 80 करोड़ तक जो है लोन दे सकता है। और यही जो है क्रेडिट क्रिएशन है। क्या है? क्रेडिट क्रिएशन है। अब देखिए यहाँ पर यूपीएससी पॉइंट से क्या इंपॉर्टेंट है, तो मॉनेटरी पॉलिसी, क्रेडिट सिस्टम, आरबीआई का रोल इन मनी सप्लाई, ये। फिर लोन एंड क्रेडिट बेसिक अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। लोन का अर्थ है एक व्यक्ति दूसरा व्यक्ति या इंस्टीट्यूशन से क्या करता है, कुछ समय के लिए पैसा लेता है, तो और बदले में इंटरेस्ट और रिपेमेंट करने का क्या करता, वादा करता है। तो इसी को हम लोन कहेंगे, ठीक है। क्या कहेंगे? लोन कहेंगे। अब देखिए टर्म्स ऑफ क्रेडिट क्या क्या है। टर्म्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें, यहाँ पर जो है इंटरेस्ट रेट होता है। क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट मतलब इंटरेस्ट रेट, कोलेट्रल गिरवी, फिर मोड ऑफ रिपेमेंट, डॉक्यूमेंटेशन, ये सारे चीज़ जो है टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। क्या है? टर्म्स ऑफ क्रेडिट है। अब देखिए कोलेट्रल की बात करें, एक सिक्योरिटी जो लोन के बदले गिरवी रखी जाती है। क्या है? एक सिक्योरिटी जो लोन के बदले क्या करे, गिरवी रखी जाती है, ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पर लैंड, हाउस, गोल्ड, ये सब चीज़ें। फिर फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट। क्या है? फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट की अगर बात करें, तो फॉर्मल सेक्टर, बैंक, कोऑपरेटिव्स, ये सब रेगुलेटेड बाय आरबीआई, ट्रांसपेरेंट होता है, लोअर इंटरेस्ट होता है, ठीक है। लीगल प्रोटेक्शन वहाँ पर मिल जाएगा। इनफॉर्मल सेक्टर की बात करें तो जो है साहूकार, रिलेटिव्स, मनी लेंडर्स, इन सब से जब आप पैसे लेते हैं तो ये सब क्या है, इनफॉर्मल सेक्टर में आता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। वहाँ पर किसी भी तरह का रेगुलेशन नहीं है, हाई इंटरेस्ट रेट देखने को मिलेगा, एक्सप्लॉयटेशन होता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है ज़रूरी है। और रूरल इंडिया में 50% लोग अभी भी इनफॉर्मल सोर्स पे डिपेंडेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर यूपीएससी के पॉइंट से आप सोच सकते हैं
फाइनेंशियल इंक्लूजन और इंक्लूसिव ग्रोथ। क्या है? इंक्लूसिव ग्रोथ। ठीक है। अब यहाँ केस स्टडी की अगर बात करें तो क्रेडिट का इम्पैक्ट क्या है, फिर पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। लोन से बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। क्या है? लोन से बिजनेस एक्सपेंड हो सकता है। फिर इनकम बढ़ सकती है, ये सब चीज़ है। फिर नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो हाई इंटरेस्ट लोन है ना, रीपेमेंट फेलियर्स, डेब्ट ट्रैप, पॉवर्टी इंक्रीज, ये सब चीज़ें हैं। फिर मेहनत करने के बाद भी लोग क्या करता है, अगर इंटरेस्ट ज़्यादा है तो आदमी और भी क्या होता है, गरीब हो जाता है। समझे? ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। अब हम बात करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल लिटरेसी एंड इंक्लूजन। तो फाइनेंशियल लिटरेसी समझना आना चाहिए, फिर इंक्लूजन भी ज़रूरी है। तो देखिए क्या होता है कि हर नागरिक को बैंकिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस की समझ होनी चाहिए। ठीक है। क्या होनी चाहिए? बैंकिंग, सेविंग, इन्वेस्टमेंट, इंश्योरेंस के समझ होनी चाहिए, है ना। जो जन धन योजना, यूपीआई, आधार लिंक सर्विस, इन सब का एम है बैंकिंग एक्सेस फॉर ऑल। ठीक है। फिर रिड्यूस डिपेंडेंस ऑन इनफॉर्मल सोर्सेस, है ना, जो डिपेंडेंस है इनफॉर्मल सोर्सेस के ऊपर उसको रिड्यूस करना। तो ये सब का जो है मकसद ये है। फिर रोल ऑफ आरबीआई हम देखेंगे। क्या है रोल ऑफ आरबीआई? रोल ऑफ आरबीआई, ठीक है। क्या है? रोल ऑफ आरबीआई, है ना, बैंक को रेगुलेट करता है। क्या करता है? बैंक को रेगुलेट करता है। CRR, SLR, रेपो रेट से मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। क्या करता है? CRR, SLR, रेपो रेट से मनी सप्लाई कंट्रोल करता है। फिर इंश्योर करता है कि बैंक इथिकल और फेयर प्रैक्टिस फॉलो करें। क्या करें? इंश्योर करता है कि बैंक जो है इथिकल और फेयर प्रैक्टिस फॉलो करें। समझे? फिर अगर इसको हम देखें GS पेपर 3 के मकसद से मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स हैं। क्या है? मॉनेटरी पॉलिसी टूल्स। और ये जो है GS पेपर 2 में इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स फॉर फाइनेंशियल कंट्रोल। ठीक है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा। फिर माइक्रो क्रेडिट SHG क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप, माइक्रो क्रेडिट एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप SHG। ठीक है। तो देखिए 10 से 20 महिलाओं का ग्रुप छोटी बचत करती है। क्या करती है? छोटी बचत करती है। तो ये है आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप। क्या है? सेल्फ हेल्प ग्रुप। फिर बिना कोलेटरल के लोन मिलता है। ठीक है। और एम्पावरमेंट प्लस क्रेडिट एक्सेस और प्लस कम्युनिटी बिल्डिंग। ठीक है। इस टाइप से जो होता है। फिर यहाँ पर देखिए सेल्फ हेल्प ग्रुप टूल फॉर वीमेन एम्पावरमेंट है। क्या है? टूल फॉर वीमेन एम्पावरमेंट है। यहाँ पर रूरल डेवलपमेंट की हम बात कर सकते हैं। क्या है? रूरल डेवलपमेंट की बात कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं जो मनी ने इकोनॉमिक एक्सचेंज को क्या किया? स्मूथ बनाया है। ठीक है। इकोनॉमिक एक्सचेंज को क्या किया है? स्मूथ बनाया है। बैंकिंग, क्रेडिट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। क्या है? बैंकिंग एंड क्रेडिट इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए क्रूशियल है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए। सरकार का रोल ये है कि इंश्योर करता है कि फेयर क्रेडिट एक्सेस हो सबको, और फाइनेंशियल इंक्लूजन इज की टू इंक्लूसिव डेवलपमेंट। फाइनेंशियल इंक्लूजन ज़रूरी है। ठीक है। बात अब करते हैं इवोल्यूशन ऑफ मनी की। तो GS पेपर 3 के अंदर इंडियन इकोनॉमी में इसका यूज कर सकते हैं। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल क्रेडिट, GS पेपर 3 इंक्लूसिव ग्रोथ के अंदर। फिर RBI रोल की अगर बात करें तो RBI रोल की अगर बात करोगे तो GS पेपर 3 मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर यूज कर सकते हो। फिर फाइनेंशियल इंक्लूजन GS पेपर 2 गवर्नेंस के अंदर इस चीज़ का यूज कर सकते हैं। फिर SHG एंड माइक्रो फाइनेंस GS पेपर 2 पॉवर्टी एलिविएशन की बात कर सकते हैं। चलिए अब जो है नेक्स्ट चैप्टर हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक जो है ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी। क्या है? ग्लोबलाइजेशन एंड इंडियन इकोनॉमी। इंडियन इकोनॉमी। ठीक है। क्या है? इंडियन इकोनॉमी।
ठीक है। तो यहाँ देखिए ग्लोबलाइजेशन एंड द इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें तो देखिए ग्लोबलाइजेशन का इम्पैक्ट जो है एमएनसी, ट्रेड पॉलिसी और इंडिया की इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। क्या पड़ता है? इकोनॉमी पर इसका असर पड़ता है। ठीक है। अब पहली बात तो ये पता होना चाहिए ग्लोबलाइजेशन क्या है। क्या है ग्लोबलाइजेशन? क्या है? तो ग्लोबलाइजेशन का मतलब है गुड सर्विस एंड कैपिटल, गुड सर्विसेज, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लोगों का दुनिया भर में आसपास में क्या है इंटरकनेक्शन होता है। ठीक है। तो यही है ग्लोबलाइजेशन। क्या है? यही है आपका ग्लोबलाइजेशन, गुड सर्विस, कैपिटल, टेक्नोलॉजी और लोगों का दुनिया भर में क्या होना, आसपास में इंटरकनेक्टेड हो जाना, यही तो ग्लोबलाइजेशन है। ठीक है। यह दुनिया को एक ग्लोबल विलेज बना देता है। ठीक है। और इसके अगर फीचर्स की बात करें तो इंटरनेशनल ट्रेड पॉसिबल है, इन्वेस्टमेंट और कैपिटल फ्लो पॉसिबल है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र होता है, फिर कल्चरल एक्सचेंज हो जाता है। ये सारे फीचर्स है ग्लोबलाइजेशन के। ठीक है। अब यूपीएससी जीएस पेपर 3 के पॉइंट से अगर सोचेंगे तो ग्लोबलाइजेशन डायरेक्टली लिंक करता है इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ, इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट से। किससे? ग्रोथ, इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट से। ठीक है। ये चीज़ है। फिर रोल ऑफ एमएनसी की बात करें तो यहाँ जो है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन एमएनसी की हम बात करेंगे। क्या है? एमएनसी की बात करेंगे, मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। ठीक है। ये है। अब देखिए तो एमएनसी समझिए पहले क्या होता है। एमएनसी वो कंपनी है जो एक से ज़्यादा देश में प्रोडक्शन और बिजनेस को क्या करती है। ठीक है। तो जो है एमएनसी होता है मल्टीनेशनल कंपनी। ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है, यानी एक से ज़्यादा देश में जब क्या अपना प्रोडक्शन और बिजनेस एस्टैब्लिश करती है तो उसी को हम एमएनसी कहेंगे। कैसे काम करती है ये एमएनसी? तो लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप बना के क्या करता है, लोकल कंपनी के साथ पार्टनरशिप बना के फिर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके, एफडीआई है ना, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ठीक है। फिर रॉ मटेरियल, लेबर या मार्केट के बेसिस पर भी फैक्ट्री सेटअप करता है। ठीक है। अब बात करेंगे कुछ एग्जाम्पल के, जैसे कोका कोला है, सैमसंग है, नेस्ले है। ये सब एमएनसी है जो इंडिया में प्रोडक्शन भी करती है और बेचती भी है। समझे? क्या करती है? इंडिया में प्रोडक्शन भी करती है और बेचती भी है। तो ये जितने भी है सब एमएनसी कंपनी है। ठीक है। अब पॉजिटिव इम्पैक्ट अगर देखने को मिलेगा तो यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करता है, इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स है। क्या है? इंटीग्रेशन इनटू ग्लोबल सप्लाई चेन्स, यानी ग्लोबल सप्लाई चेन को क्या करता है, बढ़ाता है। क्लियर है? अब इसके साथ साथ आपको नेगेटिव इम्पैक्ट भी देखने को मिलेगा। तो नेगेटिव इम्पैक्ट की अगर बात करें तो यहाँ पर लोकल बिजनेस को खतरा हो जाता है। क्या हो जाता है? लोकल बिजनेस को खतरा हो जाता है। ठीक है। क्या हो जाता है? लोकल बिजनेस को खतरा हो जाता है। दूसरी बात, प्रॉफिट आउटफ्लो टू पेरेंट कंट्री। ठीक है। तो ये बात है। फिर यूपीएससी के एंगल से अगर सोचेंगे तो लिबरलाइजेशन, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, ये सब चीज़ें। फिर एमएनसी का इम्पैक्ट ऑन गवर्नेंस, लेबर, ये सब। फिर इंटरलिंकिंग प्रोडक्शन अक्रॉस कंट्री की अगर बात करें तो एमएनसी दुनिया में या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोडक्शन के डिफरेंट स्टेप्स को सेट करती है। क्या करती है? डिफरेंट स्टेप्स को सेट करती है जहाँ कॉस्ट कम हो। क्या हो? जहाँ कॉस्ट कम हो। जैसे एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, डिजाइन इन यूएसए, कंपोनेंट्स फ्रॉम चाइना। ठीक है। और असेंबलिंग इन इंडिया। समझे? तो ये सब प्रोसेस को कहते हैं ग्लोबल सप्लाई चेन। क्या कहेंगे? ग्लोबल सप्लाई चेन। ठीक है। ये सब चीज़ के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकते हैं, प्रोडक्शन कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है। फिर फॉरेन ट्रेड कनेक्टिंग मार्केट्स की अगर बात करें तो फॉरेन ट्रेड का मतलब होता है एक देश के लोग दूसरे देश के गुड्स और सर्विस इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करता है तो उसी को हम फॉरेन ट्रेड कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉरेन ट्रेड कहते हैं। तो फॉरेन ट्रेड का जो है कुछ बेनिफिट्स है। बेनिफिट्स क्या है? कंपटीशन बढ़ता है। क्या करता है? कंपटीशन बढ़ता है। क्वालिटी और प्राइस बेटर होता है। फिर चॉइस ज़्यादा हो जाती है।
फिर स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है, क्या होता है, स्पेशलाइजेशन प्रमोट होता है, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको ड्रॉबैक देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा, ड्रॉबैक्स देखने को मिलेगा। तो ड्रॉबैक्स की अगर बात करें, लोकल इंडस्ट्री को क्या करता है, लोकल इंडस्ट्री को प्रेशर करता है। फिर डिपेंडेंसी ऑन इम्पोर्ट्स के ऊपर हो जाता है, इम्पोर्ट्स के ऊपर डिपेंडेंसी हो जाता है, समझे। फिर इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया की अगर बात करें तो देखिए पॉजिटिव एस्पेक्ट, अगर यहाँ पर पॉजिटिव एस्पेक्ट की हम बात करते हैं, ठीक है। क्या है, पॉजिटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें तो इकोनॉमी ग्रोथ होगा, एम्प्लॉयमेंट इन आईटी सर्विस सेक्टर, फिर कंज्यूमर चॉइस एंड क्वालिटी इंक्रीज होगी, क्या होगी, क्वालिटी इंक्रीज होगी, ठीक है, ये सब। फिर इंडियन कंपनी भी ग्लोबल बन रही है ना, इन्फोसिस है, टाटा है, महिंद्रा है, ये सब चीज़ें। फिर नेगेटिव एस्पेक्ट की अगर बात करें, फार्मर्स और स्मॉल स्केल यूनिट्स को क्या करता है, नुकसान करता है। फिर इनफॉर्मल सेक्टर इनसिक्योर, रीजनल डिस्पैरिटी। फिर यूपीएससी के रिलेवेंस के लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडियन इकोनॉमी। फिर सोशल सेक्टर इम्प्लीकेशन, जॉब मार्केट एक्सचेंज, ठीक है। फिर लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, 1991 रिफॉर्म्स। पहले क्या था ये चीज़ समझिएगा पहले, तो लाइसेंस राज था, क्या था, लाइसेंस राज था। फिर रेस्ट्रिक्शन ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट था, हाई टैरिफ्स थी, ठीक है। 1991 रिफॉर्म्स जो है, एलपीजी पॉलिसी जो आया है उसमें लिबरलाइजेशन मतलब रेस्ट्रिक्शन हटाई गई है ना, लिबरलाइज कर दिया गया, किसी तरह का रेस्ट्रिक्शन नहीं रखा गया। प्राइवेटाइजेशन मतलब पब्लिक सेक्टर को प्राइवेट किया गया। फिर ग्लोबलाइजेशन, ओपन इकोनॉमी बनाई गई, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है 1991 रिफॉर्म्स में हुआ, ठीक है। फिर अगर इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्वमेंट की बात करें तो IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO ये सब जो है इन्वॉल्व हुए, ठीक है। फिर WTO मतलब वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन फ्री एंड फेयर ट्रेड प्रमोट करता है, और इंडिया एक मेंबर है सिंस 1995 से। और डिबेट जो है जैसे WTO रिच कंट्री के फेवर में पॉलिसी बनाता है, समझे, ये सब चीज़ डिबेटेबल रहता है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। फिर बात करें ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट मूवमेंट की, तो देखिए ग्लोबलाइजेशन के अगेंस्ट जो है मूवमेंट जो होता है, इन्वायरमेंट डिस्ट्रक्शंस है, क्या है, इन्वायरमेंटल डिस्ट्रक्शंस है। फिर फार्मर राइट्स है, क्या है, फार्मर्स राइट्स। फिर लेबर एक्सप्लॉयटेशन। फिर सिविल सोसाइटी मूवमेंट ने क्या किया, डिमांड किया, क्या किया है, डिमांड की है। फिर फेयर ग्लोबलाइजेशन की अगर बात करें तो सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव मॉडल, क्या है, सस्टेनेबल एंड इंक्लूसिव मॉडल, ठीक है। फिर गवर्नमेंट रोल इन फेयर ग्लोबलाइजेशन, ठीक है ना, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो क्या करना चाहिए इसमें, स्मॉल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करना है, स्किल डेवलपमेंट बढ़ाना है, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट करना है, और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है, समझे। फिर स्कीम्स की अगर बात करें, मेक इन इंडिया है, स्टार्टअप इंडिया है, आत्मनिर्भर भारत है, क्या है, आत्मनिर्भर भारत, ठीक है, ये चीज़ है। अब यहाँ पर जो है हमने क्या क्या देखा, तो ग्लोबलाइजेशन ने इंडियन इकोनॉमी को ट्रांसफॉर्म किया है, लेकिन मिक्स्ड इम्पैक्ट दिया है, क्या किया है, मिक्स्ड इम्पैक्ट दिया है, यानी कि गवर्नमेंट का रोल क्रूशियल है इंश्योर करने के लिए कि सबको इसका फ़ायदा मिले। फिर एक इंक्लूसिव और सस्टेनेबल ग्लोबल मॉडल की ज़रूरत है, तो ये चीज़ जो है आपको इम्पोर्टेंट चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कंज्यूमर राइट्स, क्या है, कंज्यूमर राइट्स। अब देखिए जो ग्राहक के अधिकार है, ठीक है, उनकी सुरक्षा है, और उनके लिए जो कानून और नियम, रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, और जो गवर्नमेंट प्रोविजंस है, उनकी हम बात करेंगे कंज्यूमर राइट्स के अंदर, ठीक है। तो देखिए ग्राहक सबसे पहले समझना पड़ेगा जो कंज्यूमर है वह कौन होता है, ठीक है। तो जो कंज्यूमर है वो व्यक्ति है जो किसी गुड्स या सर्विस को पैसे देकर खरीदता है, उसे ही हम कंज्यूमर यानी कि ग्राहक कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर या ग्राहक कहते हैं। पर जो व्यक्ति, हर व्यक्ति जिसे सर्विस मिलती है वो कंज्यूमर नहीं होता है। लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत
पैसे देकर लेना जरूरी है। क्या है? लीगल कॉन्ट्रैक्ट के तहत पैसे देकर लेना जरूरी है, ये चीज़ समझिए। अब देखिए यूपीएससी कनेक्शन क्या है? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। क्या है? सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। क्या है? पब्लिक अकाउंटेबिलिटी। फिर अब बात करेंगे ग्राहकों को किस तरह से मिसलीड किया जा सकता है। ठीक है, तो देखिए कॉमन इशूज होता है अल्टरेशन। क्या है? अडल्ट्रेशन, जिसमें मिलावट कहते हैं। क्या कहते हैं? अडल्ट्रेशन मतलब मिलावट करके जो है चीज़ों को मिसलीड किया जाता है। फिर डिफेक्टिव गुड्स, फिर फॉल्स एडवर्टाइजिंग, झूठा प्रचार, है ना। फिर ओवर चार्जिंग, नो बिल और वारंटी, ठीक है, आफ्टर सेल सर्विस का ना मिलना। ठीक है, ये सब चीज़ जो है एक कॉमन इशूज है जो कि हमें कंज्यूमर को देखने को या फेस करने को मिलता है। क्लियर है? अब बात करते हैं एक टीवी खरीदना। एक महीने बाद ख़राब हो गया पर सेलर रिपेयर या रिटर्न नहीं कर रहा है, यह कंज्यूमर राइट्स वायलेशन है। क्या है? कंज्यूमर राइट वायलेशन है। इस चीज़ को हर किसी को समझना ज़रूरी है। ठीक है, फिर अब बात करेंगे कंज्यूमर मूवमेंट की इन इंडिया के अंदर। तो इतिहास इस चीज़ का है ना, जो इतिहास है, ठीक है, कहने का मतलब इस चीज़ का भी एक हिस्ट्री है। क्या है? कंज्यूमर मूवमेंट इन इंडिया, इसकी एक हिस्ट्री है। ठीक है, तो हिस्ट्री हम एक बार एक झलक में देख लेते हैं। जो ओरिजिन है 1960 और 70s की, कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लगा। ठीक है, 1960 और 70 के अराउंड जो है कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन बढ़ने लग गए और वॉलंटरी कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन ने क्या किया? प्रोटेस्ट शुरू किया। क्या किया? प्रोटेस्ट शुरू किया। और 1986 में जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट कोपरा, क्या है? कोपरा पास हुआ। क्या हुआ? कोपरा पास हुआ एक लैंडमार्क लॉ से। ठीक है, क्या हुआ? एक लैंडमार्क लॉ है कोपरा। ठीक है, समझ में आई? ये चीज़ है। उसके बाद जो है अगर ये कोपरा समझिएगा, ठीक है, 1986 में, 1986 और 2019 में, 2019 के अंदर ये चीज़ देखने को मिला। तो 2019 में, ठीक है, 2019 में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को अपडेट किया गया। ठीक है, और यहाँ पर न्यू फीचर्स ये देखने को मिला कि ई कॉमर्स रेगुलेशन हुआ, प्रोडक्ट लाइबिलिटी हुआ, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी CCPA, इन सब चीज़ों को हमें देखने को मिला, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। ठीक है, फिर यहाँ पर जो है GS पेपर 2 के एंगल से अगर बात करें तो लीगल मैकेनिज्म्स फॉर सिटीजन प्रोटेक्शन। क्या है? लीगल मैकेनिज्म्स फॉर सिटीजन प्रोटेक्शन और रोल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। क्या है? रोल ऑफ स्टैट्यूटरी बॉडी। फिर कंज्यूमर राइट्स, यहाँ पर 6 अधिकार की बात होती है। राइट टू सेफ्टी, सबसे पहली बात तो राइट टू सेफ्टी होना चाहिए। सुरक्षित और क्वालिटी एश्योर्ड प्रोडक्ट्स सर्विस का अधिकार है कंज्यूमर के पास, है ना। जैसे इलेक्ट्रिकल आइटम्स सर्टिफाइड हो, ठीक है, ISI से, जो ISI मार्क होता है ना, वो चीज़ लगा हुआ रहना चाहिए। दूसरी बात, राइट टू बी इन्फॉर्म्ड होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, मतलब इन्फॉर्म करने का राइट। ठीक है, प्रोडक्ट की प्राइस, है ना, इंग्रेडिएंट्स, एक्सपायरी, क्वांटिटी, ये जानने का हक है। ये जानने का किसी को भी हक है उसके, समझे। फिर राइट टू चूज, क्या है? राइट टू चूज। अगर राइट टू चूज की बात करें तो फेयर कंपटीशन के अंडर अपना प्रोडक्ट सर्विस चुनने की अधिकार है। क्या है? चुनने की अधिकार है। राइट टू बी हर्ड, है ना, कंप्लेंट करने और अपनी बात रखने का हक होता है। राइट टू बी हर्ड, समझे। फिर राइट टू बी सीक रिड्रेसल। क्या है? राइट टू सीक रिड्रेसल, मतलब कंपनसेशन या जस्टिस पाने का अधिकार। क्या हो? अगर कोई हार्म हो, ठीक है, क्या हो? हार्म हो तो वहाँ राइट टू सीक रिड्रेसल की बात होती है। फिर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। क्या है? राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, यानी कि अपने अधिकारों की, है ना, जानकारी लेना और समझना। ठीक है, ये है राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन।
क्या है, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, समझे। फिर रिड्रेसल मैकेनिज्म्स यानी ग्राहक न्याय के लिए है ना क्या क्या व्यवस्था है। यहाँ 3 टायर कंज्यूमर कोर्ट सिस्टम है, क्या है, 3 टियर कंज्यूमर कोर्ट सिस्टम है, जिसमें डिस्ट्रिक्ट कमीशन अप टू 50 लाख तक का जो है ये चीज़ होता है। फिर स्टेट कमीशन 50 लाख से लेके 2 करोड़ के बीच अगर होता है तो वहाँ पर स्टेट कमीशन काम करता है। फिर नेशनल कमीशन एवं 2 करोड़ के लिए नेशनल कमीशन होता है, ठीक है। अब बात करेंगे फीचर्स की, तो नो लॉयर रिक्वायर्ड इन मेनी केसेस, है, बहुत सारे केस ऐसे होते हैं उसमें कोई लॉयर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म्स, क्या है, फास्ट ट्रैक मैकेनिज्म्स, ऑनलाइन कंप्लेंट, ई दाखिल, क्या है, ई दाखिल, ठीक है। फिर रोल ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन मार्क्स, फिर स्टैंडर्ड लोगोज, ये सब, ISI इंडस्ट्रियल गुड्स यानी फैन, स्विच, आयरन, इन सब चीज़ों का जो है क्या रोल है, स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ मार्क्स, ठीक है। तो स्टैंडर्ड लोगों का होना ज़रूरी है, जो ISI का इंडस्ट्रियल गुड्स फैन, ठीक है, इंडस्ट्रियल गुड्स फैन यानी कि समझे इंडस्ट्रियल गुड्स, ठीक है, जो फैन हो गया, स्विच हो गया, आयरन हो गया, इस पर जो ISI का मार्क लगा हुआ दिखेगा। एक मार्क एंड एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है, जितने भी एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है उसके ऊपर जो एक मार्क लगा रहता है, तो समझे ISI इंडस्ट्रियल गुड्स के ऊपर जो है ISI मार्क्स लगा हुआ रहता है, लोगो लगा हुआ रहेगा। जैसे फैन हो गया, स्विच हो गया, आयरन हो गया। एक मार्क जो है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के ऊपर लगा रहता है, एक मार्क, जैसे घी, स्पाइसेस, ये सब चीज़। फिर FSSAI फूड आइटम्स जितने भी रहता है सब पे FSSAI लिखा हुआ रहता है। फिर हॉलमार्क जो है, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, उस पर जो है हॉलमार्क लगा रहता है। ये सब चीज़ जो है आपको है न एक स्टैंडर्डाइजेशन मार्क है, और इसको देख के ही हर किसी को लेना चाहिए, ठीक है। अगर नहीं लगा रहता है तो समझ लीजिए आपको कंप्लेन करने की बिल्कुल हक है, ठीक है। ये जो है क्वालिटी एश्योरेंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए एसेंशियल है, क्या है, क्वालिटी एश्योरेंस और कंज्यूमर कॉन्फिडेंस के लिए क्या है, एसेंशियल है। अब बात करेंगे गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स की, तो जागो ग्राहक जागो, आपने नाम सुना होगा। इसमें जो हम बात करते हैं मास अवेयरनेस कैंपेन की, जागो ग्राहक जागो, मतलब मैक्सिमम लोगों को अवेयर करने की कैंपेन है, समझे। जैसे टीवी, रेडियो, पोस्टर, स्कूल में कंज्यूमर राइट्स के बारे में जागरूकता फैलाना, ये सब चीज़ें है जागो ग्राहक जागो, समझे। तो अब बात करते हैं नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन, क्या है, नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन 1800114400, ये इस पर जो है ये ऑनलाइन पोर्टल है और मोबाइल ऐप पर कंप्लेंट्स कर सकते हैं इसको, ठीक है। फिर चैलेंज देखने को मिलेगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन का, क्या क्या इशू है देख लेते हैं। लोगों में अवेयरनेस की कमी है, क्या है, लोगों में अवेयरनेस की कमी है। ई कॉमर्स में नए तरह के फ्रॉड्स आ गए हैं, ठीक है। फिर रूरल एरिया में रिड्रेसल एक्सेस मुश्किल हो जाता है। लोग प्रोसेस अभी कभी कभी स्लो, लीगल प्रोसेस जो है कभी कभी क्या होता है काफ़ी स्लो होता है। ये सब चीज़ जो है इशू जो देखने को मिलेगा। फिर इसकी सॉल्यूशन क्या है, तो लीगल लिटरेसी होना ज़रूरी है, क्या है, लीगल लिटरेसी होना ज़रूरी है। अब देखिए जो डिजिटल ग्रीवांसेस है, जो डिजिटल ग्रीवांसेस रिड्रेसल सिस्टम होना ज़रूरी है। फिर NGO और मीडिया का रोल भी इस पे होना चाहिए, ठीक है। फिर इथिकल एंगल की बात के एंगल से सोचेंगे तो GS पेपर 4 में काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये चीज़, ठीक है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज पार्ट ऑफ इथिकल गवर्नेंस, क्या है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो है पार्ट है इथिकल गवर्नेंस के। पब्लिक अकाउंटेबिलिटी तभी है जब सिटीजन्स अपने अधिकार समझ और असर्ट करें, ठीक है। फिर बिजनेस जो है इथिक्स का एक की प्रिंसिपल है, क्या है, जिसको हम कंज्यूमर फर्स्ट कहते हैं, क्या कहते हैं, कंज्यूमर फर्स्ट कहते हैं, समझे, ये है। फिर कंक्लूजन इससे ये देख सकते हैं कि ग्राहक के पास कानूनी और मोरल दोनों पावर है, क्या है,
लीगल और मोरल दोनों ही पावर है अपने अधिकारों को असर्ट करने की। क्या करने की? अपने अधिकारों को असर्ट करने की कानूनी यानी कि लीगल और मोरल दोनों ही पावर है, समझे। फिर गवर्नमेंट को, एनजीओ और समाज सबको मिलकर कंज्यूमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना होगा, समझे। कंज्यूमर फ्रेंडली इन्वायरमेंट बनाना होगा। फिर यूपीएससी में ये जो है टॉपिक एथिक्स, गवर्नेंस, राइट बेस्ड अप्रोच से जो है से बार बार क्वेश्चन आता है, तो ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, समझे। तो हमने सारे चीज़ अभी कवर कर लिया है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। हमारा नेक्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। इसकी हम बात करेंगे और ये चैप्टर टॉपिक जो है इंडिया की कॉलोनियल इकोनॉमी स्ट्रक्चर, सेक्टर्स का कंडीशन और जो ब्रिटिश पॉलिसी था उसका डीप एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और यूपीएससी के पॉइंट से ये कहाँ कहाँ यूज होगा, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, मतलब जहाँ इवोल्यूशन वाला पार्ट है उसमें उसके लिए ये फाउंडेशन का काम करेगा, ठीक है। और प्रीलिम्स में भी इसका कहीं न कहीं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, हालांकि इकोनॉमी में करंट बेस ज़्यादा होता है तो ठीक है, बेस के लिए तो ठीक ही है ना, ठीक है। चलिए, तो यहाँ जो है हम बात करेंगे क्या क्या जो फोकस एरिया है वो। तो देखिए 1947 में इंडिया की इकोनॉमी कि किस तरीके से जो उसकी सिचुएशन थी, हालात थी, ठीक है, और जो ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने किस तरह से उसका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर डिस्टॉर्ट किया, ये आपको समझ में आता है, ठीक है। फिर अगर ब्रिटिश रूल के इकोनॉमिक इम्पैक्ट का ओवरव्यू अगर किया जाए तो यहाँ पर क्या क्या देखने को मिलता है। सबसे पहली बात तो आपको ये देखने को मिलेगा कि ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म ने इंडियन इकोनॉमी को स्टैग्नेंट और बैकवर्ड और एक्सप्लॉयटेटिव बना दिया। क्या कर दिया है? स्टैग्नेंट बना दिया है, बैकवर्ड और एक्सप्लॉयटेटिव बना दिया है। ये चीज़ आपको पता रहना चाहिए, ठीक है। अब देखिए ब्रिटिश रूल के 3 जो है मतलब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो उन्होंने क्या किया कि जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन था, ठीक है, इंडिया का रॉ मटेरियल्स एक्सपोर्ट और फिनिश्ड गुड्स का इंपोर्ट किया। क्या किया? फिनिश्ड गुड का इंपोर्ट किया। और स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन की अगर बात करें तो एग्रीकल्चर ओरिएंटेड इकोनॉमी विदाउट इंडस्ट्रियल बेस के उन्होंने क्या किया है ना, इसको डिस्टॉर्शन में लाया, समझे। उसके बाद अगर बात करें लैक ऑफ सॉवरेंटी की तो जो पॉलिसी मेकिंग इंडिया के हित में नहीं थी, मतलब समझे, जो पॉलिसी मेकर थे तो कभी भी इंडिया के हित में पॉलिसी नहीं बनाता था, समझे। तो कहने का मतलब कहीं न कहीं सॉवरेंटी के ऊपर हर्ट था, या फिर सॉवरेंटी जो है ना एक तरह से खतरे में था, ऐसा कह लीजिए, ठीक है। फिर अगर बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की कंडीशन, यानी कि स्टैग्नेशन और एक्सप्लॉयटेशन था इस टाइप से, ठीक है। यहाँ पर जो है कुछ प्रॉब्लम्स देखने को मिलता था। प्रॉब्लम्स ये था कि जो ज़मींदारी सिस्टम था, ठीक है, ब्रिटिश ने रेवेन्यू कलेक्शन के लिए ज़मींदारों को क्या किया, अथॉरिटी दे दी, ठीक है, और पीजेंट्स पे बर्डन बढ़ा दिया, ठीक है। और इसका रीज़न था कि जो पीजेंट्स का जो है ना ज़्यादा से ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता था। क्या होता था? एक्सप्लॉयटेशन होता था, समझे। तो ये है। अब बात करेंगे जो प्रोडक्टिविटी थी, ठीक है, जो फार्मर और क्या कहते हैं पेजेंट्स की, वो काफ़ी कम होती थी, लो थी, ठीक है। तो यहाँ पर जो है फर्टिलाइज़र, इरिगेशन, टेक्नोलॉजी की कमी थी, ठीक है, और जो क्रॉप रोटेशन नहीं होता था, समझे, क्रॉप रोटेशन नहीं था। और इस वजह से जो सबसिस्टेंस फार्मिंग था वो प्रिवेलेंट था। क्या था? प्रिवेलेंट था, समझे। तो ये चीज़ देखने को मिलेगा। और यहाँ पर जो है बात करेंगे फ्रीक्वेंट फेमाइंस की, तो जो है बंगाल फेमाइंस 1943 ने क्या किया, लाखों लोगों की जान ले ली। और जो गवर्नमेंट ने क्या किया, रिलीफ नहीं दिया इस चीज़ पर, ठीक है, रिलीफ नहीं दिया। और इस वजह से जो ब्रिटिश आर्मी के जो कुछ क्या कहते हैं, आर्मी के लिए फूड प्रायोरिटी थी, मतलब समझे,
ये चीज़। फिर अगर बात करें, ये जो टॉपिक है आपने पढ़ा है, ठीक है, कहीं न कहीं आपको जो एग्रीकल्चर बैकवर्डनेस 1947 के बाद लैंड रिफॉर्म्स हुआ और जो ग्रीन रिवॉल्यूशन की डिमांड का बेस बना, ठीक है, वो कहीं न कहीं इस चीज़ से लिंक कर सकते हैं आप इसको, ठीक है। तो यानी कि जीएस पेपर 3 के अंदर, समझें, तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब है इसको आप इंटरलिंक करके, ठीक है, और उसको उस नज़रिए से उस एंगल से देख सकते हैं। अगर यहाँ पर क्या कहते हैं, इंडस्ट्रियल और डिस इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ इंडिया की बात करें, तो यहाँ पर जो है प्री कॉलोनियल इंडिया, क्या है, प्री कॉलोनियल इंडिया एक मेजर एक्सपोर्टर था टेक्सटाइल के मामले में, हैंडीक्राफ्ट्स के मामले में, मेटल वर्क के मामले, ठीक है ना। लेकिन जो ब्रिटिश एरा था, ठीक है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दिया, ठीक है। और जब डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को क्या हुआ, है ना, कोलैप्स मतलब कर दिया गया, ठीक है, समझे। जब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री को कोलैप्स किया गया तो उससे क्या होगा, जो ब्रिटिश मशीन था, मतलब मशीन मेड गुड्स को क्या किया, इंडियन मार्केट्स में डंप किया गया, समझे। और इससे हुआ क्या, जो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन थे, ठीक है, उनकी रोजी रोटी पर खतरा आ गया, ठीक है, मतलब बेरोजगार हो गए। ऑब्वियस सी बात है, जो मशीन से रिलेटेड मशीन आ गए, तो मशीन आ गया तो अब जो है जो क्या कहते हैं हैंडमेड प्रोडक्ट होते थे उसके जगह पे मशीन ने ले लिया, जो क्या बोलते हैं उसको, जो जहाँ पर मजदूरों की ज़रूरत पड़ती तो वहाँ पर मशीन करने लग गया, तो जो आर्टिसन और क्राफ्ट्समैन का काम जो है छीन लिया गया, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब देखिए मॉडर्न इंडस्ट्री डेवलपमेंट है ना, लेट 19th सेंचुरी की अगर बात करें तो यहाँ जो है आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। यहाँ जो है आपको कुछ कॉटन मिल्स यानी बॉम्बे और जूट मिल्स कलकत्ता के अंदर सेटअप हुए, और उसमें जो है जो ब्रिटिश के इंटरेस्ट, मतलब कहने का मतलब ये है कि वो भी क्या था, ब्रिटिश के अंडर ही था, क्या था, या फिर उसके इंटरेस्ट के हिसाब से होता था। अब देखो जब ऐसा था तो कैपिटल गुड इंडस्ट्री लाइक मशीनरी, है ना, ये क्या हुआ, डेवलप नहीं हो पाए, ठीक है। जब डेवलप नहीं हो पाएंगे तो आप जस्ट इमेजिन करिए तो क्या सीन बनेगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है आपको ध्यान में रखना है। फिर अगर बात करें यहाँ यूपीएससी से, तो इसको है ना जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 3 के एंगल से आप सोच सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे ये एक्सप्लॉइटेशन क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइटेशन इंडियन नेशनलिस्ट के इकोनॉमिक क्रिटिक का एक पार्ट बना, ठीक है, जिसमें कि हम क्या कहते हैं, दादा भाई नेरोजी और ड्रेन थ्योरी, क्या बोलते हैं, ड्रेन थ्योरी, है ना, वो ठीक है, एक पार्ट उसका बना, ठीक है। तो ये चीज़ आप जस्ट इसका इमेजिनेशन कीजिएगा, ठीक है। फिर आता है फॉरेन ट्रेड यानी कॉलोनियल पैटर्न के ऊपर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो है क्या देखने को मिलता है, कॉलोनियल ट्रेड स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर इंडिया जो है, इंडिया से रॉ मटेरियल एक्सपोर्ट करते थे, ठीक है, और कॉटन, इंडिगो, जूट, ये सब, ठीक है। और ब्रिटेन को ये है ना, ब्रिटेन ने इसको क्या किया, मैन्युफैक्चर्ड गुड एक्सपोर्ट करता था, समझे। तो मतलब इस टाइप से जो है टेक्सटाइल, मशीनरी, इन सब चीज़ों का है ना, मतलब थोड़ा सा आदान प्रदान हुआ, ठीक है। अब यहाँ पर अगर फीचर्स की बात करो तो जो ट्रेड सरप्लस विद रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, है ना, लेकिन यहाँ पर ब्रिटेन ने क्या किया, ब्रिटेन है ना, अपना क्या कहते थे, होम चार्ज होता था, ठीक है। तो इसको जो है ब्रिटिश ने ब्रिटेन ले जाता था, समझे, जिसको है ना। फिर वहाँ पर देयर इज़ नो डाइवर्सिफिकेशन, नो इंडस्ट्रियल बेस, है ना, मतलब इस तरीके से कुछ डेवलप नहीं हुआ, ठीक है। इसका मतलब नतीजा ये हुआ कि जो पोर्ट्स है मतलब डेवलप किया गया, और जब पोर्ट्स डेवलप किया गया तो सिर्फ ब्रिटिश ट्रेड फैसिलिटेट करने के लिए, ठीक है। मतलब जो ट्रेड डेवलप हुआ ना, सिर्फ और सिर्फ जो क्या कहते हैं ब्रिटिश ट्रेड थे, ठीक है, वही फैसिलिटेट करने लग गए, ठीक है ना। फिर इसको एग्जांपल के तौर पर देख सकते हैं, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता, इधर के साइड में ये चीज़ पोर्ट डेवलप्ड हुए, ठीक है, क्लियर है। अब बात करते हैं
डेमोग्राफिक प्रोफाइल की, तो वहाँ जो है पुअर क्वालिटी ऑफ लाइफ थी। फर्स्ट सेंसस 1881 के अंदर ब्रिटिश ने क्या किया है, डिकेडल सेंसस शुरू किया। डिकेडल सेंसस क्या है, डिकेडल सेंसस शुरू किया है। और इसमें जो इंडिकेटर्स था 1947 तक जो है लाइफ एक्सपेक्टेंसी यानी कि 32 ईयर्स, और हाई इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, और हाई डेथ बर्थ रेट, और इलिटरेसी 84% से ज़्यादा था, और हेल्थ और सैनिटेशन इंफ्रास्ट्रक्चर ना के बराबर था। समझे, ये सब था। ठीक है, एक मिनट समझे। तो देखिए इस चीज़ को जीएस पेपर 2 से रिलेट करके देख सकते हैं। और आज की जो पब्लिक हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी के चैलेंज को मतलब समझने के लिए ये हिस्टोरिकल रूट्स ज़रूरी है। ठीक है, बिना इसके हिस्टोरिकल रूट्स के, ठीक है, आज का हेल्थ और एजुकेशन पॉलिसी को जो इसके सामने चैलेंज आता है उस चीज़ को समझना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, इसलिए वो चीज़ ज़रूरी है। ठीक है, अब बात करेंगे ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। किसकी, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर की। यहाँ जो है मेजर डिपेंडेंस ऑन एग्रीकल्चर, ठीक है ना। फिर 70 to 75% लोग जो है एग्रीकल्चर में इंगेज थे, और इंडस्ट्री सर्विस में कम लोग थे। ठीक है, फिर रीजनल इम्बैलेंस था। क्या था रीजनल इम्बैलेंस था। फिर मद्रास बम्बई प्रेसिडेंसी में थोड़ा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ। फिर बंगाल जूट इंडस्ट्री में ग्रोथ किया। ठीक है, फिर नॉर्थ और इंटीरियर रीजन्स में अंडर डेवलप रहे। ठीक है, फिर इंफ्रास्ट्रक्चर रेलवे और रोड्स ये सब पॉजिटिव ये क्या कॉलोनियल इंफ्रास्ट्रक्चर था। ठीक है, और आप रेलवे 1853 ऑनवर्ड्स की अगर बात करें तो लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन रहा है इनके तरफ से। ठीक है, फिर ब्रिटिश मिलिट्री और क्या कहते हैं ट्रेड इंटरेस्ट के लिए ये इम्पोर्टेंट था। फिर टेलीग्राफ पोस्टल सिस्टम गवर्नेंस और आर्मी कोऑर्डिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट था। रोड का जो है अगर बात करें पुअर क्वालिटी थी। फिर मेनली आर्मी मूवमेंट के लिए होता था। ठीक है, फिर यहाँ पर क्रिटिकल व्यू की अगर बात करें, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर इंडियन डेवलपमेंट के लिए नहीं था, बल्कि रिसोर्स एक्सट्रैक्शन और पॉलिटिकल कंट्रोल के लिए होता था। समझे, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अब देखिए एग्रीकल्चर बैकवर्ड और एक्सप्लॉयटेटिव फेमाइंस था। इंडस्ट्री की अगर बात करो, कोलैप्स ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्री, वीक मॉडर्न बेस, ये सब। फिर फॉरेन ट्रेड ब्रिटिश सेंट्रिक था, और रॉ मटेरियल जो है एक्सपोर्टर होता था। समझे, फिर डेमोग्राफी पुअर लाइफ इंडिकेटर्स, इलिटरेसी ज़्यादा थी, माल न्यूट्रिशन था। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करो तो डेवलप्ड तो था बट कॉलोनियल यूज था। ठीक है, फिर उसके बाद ऑक्यूपेशनल पैटर्न्स की अगर बात करो, एग्रीकल्चर हैवी था। ठीक है, और लॉ डाइवर्सिफिकेशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ था। और यहाँ जो है आप ये कॉलोनियल पॉलिसी के इकोनॉमी के इम्पैक्ट देखने को मिल जाएगा मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर। और ड्रेन ऑफ वेल्थ नेरोजी यानी दादा भाई नेरोजी, ठीक है, आरसी दत्ता इन लोगों ने किया। ठीक है, फिर इंडियन इकोनॉमी की अगर बात करें, प्लानिंग कमीशन का जस्टिफिकेशन, नीड फॉर स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स एंड एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, पोस्ट इंडिपेंडेंस पॉलिसी नेशनल, ये सब चीज़। फिर ऐसे पेपर में भी इसको आप कर सकते हैं, जैसे कॉलोनियलिज्म और इंडियन इकोनॉमी, इसका रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट का क्या था, मतलब रूट्स ऑफ अंडर डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये चीज़ जो है इम्पोर्टेंट है। फिर यहाँ पर 1947 में इंडिया एक एक्सप्लॉइटेड बैकवर्ड कॉलोनियल इकोनॉमी था। क्या था, कॉलोनियल इकोनॉमी था, एक्सप्लॉइटेटिव था और बैकवर्ड था काफ़ी। इंडिपेंडेंट इंडिया को जीरो से डेवलपमेंट स्टार्ट करना पड़ा, और इसीलिए प्लानिंग कमीशन और 5 ईयर प्लान जो है लाना पड़ा। ठीक है, और ब्रिटिश रूल के का इकोनॉमिक लीगेसी समझना यूपीएससी के लिए क्रिटिकल है। और क्योंकि देखो आज जो क्या होता है कि आज भी कई चैलेंजेज हमें है ना रूट से कहीं ना कहीं हमें देखना पड़ता है या उसको समझना पड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, अब देखिए इसमें हम पीरियड की अगर बात करें, ठीक है,
तो ये आपको देखने को मिलेगा इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेके 1990 के बीच, ठीक है, क्या है 1990 के बीच यहाँ पर पोस्ट इंडिपेंडेंस भारत का एक इकोनॉमिक प्लानिंग मॉडल के रूप में उभरा है। अब देखिए कॉन्टेक्स्ट क्या है, तो देखिए प्रॉब्लम थी कि 1947 के बाद, ठीक है, इंडिया की इनिशियल कंडीशन, ठीक है, वो काफ़ी क्या थी, खराब थी। ठीक है, अब क्या थी कंडीशन थी कि लॉ पर कैपिटा इनकम था, हाई पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट थे, एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी लॉ थी, इंडस्ट्रियल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट था, और लिटरेसी रेट जो है 20% से भी नीचे था। प्राइवेट सेक्टर के पास कैपिटल और कॉन्फिडेंस दोनों नहीं थे। ठीक है, अब इसलिए ज़रूरत थी सेंट्रलाइज प्लानिंग की, स्टेट इंटरवेंशन की और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट विजन की। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी है। अब बात करेंगे प्लानिंग कमीशन का इस्टेब्लिशमेंट 1950 का। ठीक है, तो गोल ये था कि ग्रोथ विद इक्विटी हो, क्या हो, ग्रोथ तो हो लेकिन इक्विटी के साथ हो, डेवलपमेंट सभी तक जो है क्या है पहुंच सके। ठीक है, और अप्रोच की अगर बात करें तो 5 ईयर प्लान बनाए गए, क्या 5 ईयर प्लान बनाए गए, और प्लानिंग कमीशन ने इकोनॉमी के हर सेक्टर के लिए क्या किया, रोड मैप बनाया, क्या किया, रोड मैप बनाया। ठीक है, फिर फीचर ऑफ इंडियन प्लानिंग मॉडल, मिक्स्ड इकोनॉमी, यहाँ पर देखने को मिलेगा पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों सेक्टर का रोल था। ठीक है, फिर स्ट्रेटेजिक सेक्टर जैसे रेलवे, डिफेंस, गवर्नमेंट के पास। ठीक है, फिर कंज्यूमर गुड्स, स्मॉल बिजनेस, प्राइवेट सेक्टर अलाउड, ये सब। ठीक है, फिर इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ISI, इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन इंडस्ट्रियलाइजेशन, ISI, देश के अंदर ही प्रोडक्शन बढ़ाओ, इस टाइप से फॉरेन गुड्स के इंपोर्ट को रिप्लेस करो। फिर टैरिफ्स कोटा लगा के फॉरेन गुड्स को क्या करो, डिस्करेज किया गया। ठीक है, फिर स्टेट लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन। ठीक है, स्टेट जो है लेड इंडस्ट्रियलाइजेशन, फिर लेनोबिस मॉडल आया। ठीक है, जो सेकेंड 5 ईयर प्लान 1956 से लेके 61 के बीच इस चीज़ को इम्पोज किया गया। फिर हैवी इंडस्ट्री स्टील, मशीन, टूल्स पे फोकस किया गया। ठीक है, फिर 5 ईयर प्लान्स का इवोल्यूशन 1951 से लेके 1999 तक जो है ये चला। ठीक है, फिर फर्स्ट 5 ईयर प्लान में जो है 1951 से लेके 56 एग्रीकल्चर, इरिगेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर पर बात की गई। और आउटकम्स की बात करें तो सक्सेसफुल इन फूड प्रोडक्शन। फिर सेकेंड 5 ईयर प्लान में 1956 से लेकर 61 इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्री को प्रमोट किया गया। महालेनोबिस मॉडल, पब्लिक सेक्टर एक्सपेंड किया गया। ठीक है, फिर थर्ड 5 ईयर प्लान में 1961 से लेकर 66 सेल्फ रिलायंस एंड डिफेंस, क्या है, सेल्फ रिलायंस डिफेंस। ठीक है, फिर यहाँ पर इंडो चाइना वार, ड्रॉट्स, फेलियर, ये सब चीज़ देखने को मिला है। ठीक है, प्लान हॉलीडे की अगर बात करो, प्लान हॉलीडे, तो यहाँ जो 1966 से लेके 69, ठीक है, ये चीज़ इस पर फोकस किया गया। अब यहाँ पर एनुअल प्लान्स ड्यू टू क्राइसिस, फोर्थ 1969 से लेके 74 ग्रोथ प्लस इक्विटी, पॉवर्टी प्रोग्राम शुरू किया गया। ठीक है, यह है। अब फिफ्थ 5 ईयर प्लान यानी कि 1974 से लेकर 79 रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, गरीबी हटाओ का नारा दिया गया। फिर पॉलिटिकल डिसरप्शंस, और 96 5 ईयर प्लान 1980 से लेकर 85 इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन शुरू किया गया, इफ़िशेंसी पर ध्यान दिया गया। और 7th 5 ईयर प्लान जो है 1985 से लेकर 90 तक जो है प्रोडक्टिविटी और मॉडर्नाइजेशन के ऊपर फोकस किया गया, और इसमें फिजिकल डेफिसिट बढ़ने लगा। क्या हुआ, फिजिकल डेफिसिट बढ़ने लगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ हुआ, और ये चीज़ जो है जानना ज़रूरी था। अब बात करते हैं एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। ठीक है, ज़मींदारी सिस्टम अबोलिश किया गया, लैंड सीलिंग लॉज आया, टेनेंसी रिफॉर्म्स हुए, ग्रीन रिवोल्यूशन 1966 ऑनवर्ड्स हुआ। फिर हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इरिगेशन, इन सब चीज़ों को यूज किया गया। ठीक है,
फिर व्हीट राइस प्रोडक्शन में जो है बूस्ट हुआ, फिर पंजाब हरियाणा जैसे एरिया में सक्सेसफुली ये चीज़ हुआ। ठीक है, अब बात करेंगे इशूज़ की। तो रीजनल इनक्वालिटी थी, क्या थी? रीजनल इनक्वालिटी थी, स्मॉल फार्मर्स को कम बेनिफिट मिलता था। और जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी थी 1956 में, एंड पब्लिक सेक्टर को बूस्ट दिया गया। ठीक है, शेड्यूल ए मोनोपोली ऑफ गवर्नमेंट, बी गवर्नमेंट और प्राइवेट, सी प्राइवेट अलाउड किया गया। ठीक है, फिर लाइसेंस राज आया, हर नए बिजनेस एक्सपेंशन के लिए गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ता था। फिर ब्यूरोक्रेटिक बर्डन हर्डल्स आया, बढ़ गया। ठीक है, फिर क्रिटिसिज्म देखने को मिला, क्या है? क्रिटिसिज्म देखने को मिला, रेड टेपिज्म, इनएफिशिएंसी। ठीक है, इनोवेशन और कंपटीशन को दबा दिया गया। क्या है? इनोवेशन और कंपटीशन को दबा दिया गया। ट्रेड पॉलिसी, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, ये सब। अब गोल ये था कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दिया जाए। क्या करो? डोमेस्टिक इंडस्ट्री को प्रोटेक्शन दो, और टैरिफ्स और कोटा ये सब जो चीज़ था, इंपोर्ट ड्यूटी से फॉरेन गुड्स को क्या करो? महंगा बनाया। ठीक है, महंगा बनाया गया। ठीक है, अब इंपोर्ट कोटा लगा के एंट्री रोकी गई। ठीक है, फिर नेगेटिव आउटकम्स ये मिला, क्वालिटी लॉ हुआ, इनोवेशन कम हो गए, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस नहीं आई। ठीक है, इस टाइप से। फिर पॉवर्टी एलिवेशन की बात की गई, है ना। पॉवर्टी एलिविएशन एफर्ट्स लाए गए, IRDP, फूड फॉर वर्क, ETC, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने वाले प्रोग्राम्स लाए। फिर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, PDS सिस्टम एक्सपेंड हुआ, ये सब। फिर इशूज़ की बात करो तो लीकेज होती थी ज़्यादा, टारगेटिंग प्रॉब्लम्स, और पॉवर्टी रिड्यूस हुई, और पर कम्प्लीटली इराडिकेट नहीं हुई। क्रिटिसिज्म ऑफ 1950 से लेके 1999 इकोनॉमी मॉडल की बात करोगे तो यहाँ पॉजिटिव चीज़ देखने को मिलेगा, इंडस्ट्रियल बेस बन गया और सेल्फ रिलायंस की तरफ कदम बढ़ा, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर का एक्सपेंशन हुआ। नेगेटिव चीज़ अगर की बात करें तो यहाँ पर इनएफिशिएंसी इन पब्लिक सेक्टर और लाइसेंस राज, करप्शन, स्लो ग्रोथ, ये सब हुआ। ठीक है, फिर लॉ एक्सपोर्ट कॉम्पिटिटिवनेस आई, फिर फिस्कल डेफिसिट बढ़ने लगा, ये सब चीज़ें। फिर 5 ईयर प्लान, है ना, GS3 प्लानिंग में इसको यूज कर सकते, ग्रीन रिवोल्यूशन, GS3 एग्रीकल्चर, लाइसेंस राज, ISI मॉडल, GS3 एग्रीकल्चर। ठीक है, मतलब इंडस्ट्री और इकोनॉमी। फिर पॉवर्टी प्रोग्राम्स, GS2 गवर्नेंस एंड GS3 में भी यूज कर सकते हैं। फिर ऐसे थीम्स, स्टेट वर्सेस मार्केट इन इंडियन डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब चीज़ है। अब 1950 से लेके 1990 का मॉडल सेल्फ रिलायंस और इक्विटी के लिए बना था। क्या है? इक्विटी के लिए बना था। ठीक है, लेकिन इनएफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेसी और रेस्ट्रिक्टेड ट्रेड पॉलिसी ने क्या किया? इकोनॉमिक डायनामिज्म को रोका। क्या किया? इकोनॉमिक डायनामिज्म को रोका। ठीक है, यही पॉलिसी 1991 के लिबरलाइजेशन रिफॉर्म्स का बेस बनी, जो चैप्टर 3 में डिटेल से है ना मतलब देखेंगे इसको। ठीक है, तो ये चीज़ है। नेक्स्ट टॉपिक है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन, LPG रिफॉर्म्स। ठीक है, 1991 के अंदर ये इकोनॉमिक रिफॉर्म्स होता है, जिसमें टर्निंग पॉइंट आता है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। ठीक है, अगर बैकग्राउंड की बात करें, यहाँ रिफॉर्म्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, ये चीज़ जानना ज़रूरी है। 1990 के क्राइसिस का कंटेक्स्ट ये था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP क्राइसिस आता है। क्या आता है? BOP बैलेंस ऑफ क्राइसिस आता है, और फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व सिर्फ 2 वीक्स की इंपोर्ट के लिए बचे थे। ठीक है, कितने? सिर्फ 2 वीक्स की इंपोर्ट्स के लिए बचे थे। अब यहाँ जो है इन्फ्लेशन डबल डिजिट तक पहुँच गया था। कितने? इन्फ्लेशन जो है डबल डिजिट तक पहुँच गया था, और फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। क्या था? फिस्कल डेफिसिट बहुत ज़्यादा था। इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टेगनेंट हो गया। ठीक है, और ग्लोबल क्रेडिटर जो है, ग्लोबल क्रेडिटर्स IMF, वर्ल्ड बैंक ने सपोर्ट के बदले रिफॉर्म्स की कंडीशन रखी। क्या रखी? रिफॉर्म्स की कंडीशन रखी, समझे। अब देखिए पॉलिटिकल विल की अगर बात करो, क्या है पॉलिटिकल विल की, तो PM PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह ने
रिफॉर्म्स इनिशिएट किया। क्या किया? रिफॉर्म्स इनिशिएट किया। फिर एलपीजी मॉडल रिफॉर्म्स के 3 स्तंभ, एलपीजी मॉडल के रिफॉर्म्स के 3 स्तंभ है। जो पहला है लिबरलाइजेशन यानी इकोनॉमिक फ्रीडम। क्या है? इकोनॉमिक फ्रीडम, इकोनॉमिक फ्रीडम, ठीक है। तो इसके अंदर हम देखेंगे गवर्नमेंट कंट्रोल, लाइसेंस और रेस्ट्रिक्शंस को हटाकर इकोनॉमी को ओपन और कॉम्पिटिटिव बनाया। क्या बनाया? कॉम्पिटिटिव बनाया, ठीक है। अगर इसकी मेजर्स की अगर बात करें, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया, लाइसेंस राज खत्म किया गया। फिर फॉरेन एक्सचेंज कंट्रोल रिलैक्स्ड किए गए, ठीक है। फिर इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट किए, ठीक है, इंटरेस्ट रेट डीरेगुलेट किए। और MRTP एक्ट मोनोपोलाइज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिस जो है डाइल्यूट किए गए। क्या किया? डिल्यूट किया गया, ठीक है। अगर इम्पैक्ट की बात करें, बिजनेस का एक्सपेंशन ईजी हुआ। क्या हुआ? बिजनेस का एक्सपेंशन ईजी हुआ और कंपटीशन और इफ़िशेंसी बढ़ी। क्या हुआ? कंपटीशन और इफ़िशेंसी क्या हुआ? बढ़ी, ठीक है। अब प्राइवेटाइजेशन की बात करते हैं। किसकी? प्राइवेटाइजेशन की। यहाँ जो है पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज का ओनरशिप और मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर में देना, ठीक है। इस टाइप से प्राइवेटाइजेशन हुआ, मतलब पब्लिक सेक्टर को एक क्या है, ओनरशिप या और मैनेजमेंट को प्राइवेट सेक्टर में दे देना, ठीक है। यही है प्राइवेटाइजेशन। फॉर्म्स ऑफ प्राइवेटाइजेशन, डिसइन्वेस्टमेंट, ठीक है। और गवर्नमेंट अपने शेयर प्राइवेट लोगों को बेचती थी, ठीक है, बेचती है। तो समझे, डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब गवर्नमेंट अपने शेयर प्राइवेट लोगों को क्या करती है? बेचती है। और जो स्ट्रेटजिक सेल है, इंटायर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना, ठीक है। स्ट्रेटजिक सेल का मतलब हुआ इंटायर कंट्रोल ट्रांसफ़र करना, ठीक है। तो ये सब चीज़ जो है प्राइवेटाइजेशन के अंदर आता है, समझे। इंटायर कंट्रोल को जो है क्या करना? प्राइवेट को कंट्रोल ट्रांसफ़र कर देना। तो ये हो गया स्ट्रेटजिक सेल। फिर रेशनल की अगर बात करें, तो पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट था। क्या था? पब्लिक सेक्टर इनएफिशिएंट था और फिजिकल बर्डन कम करना था। क्या था? फिजिकल बर्डन कम करना था। फिर मार्केट बेस्ड फंक्शनिंग लानी थी। क्या था? मार्केट बेस्ड फंक्शनिंग लानी थी। और क्रिटिसिज्म यहाँ देखने को मिला, क्रिटिसिज्म ये देखने को मिला, जॉब लॉसेस हो गए। फिर नेशनल एसेट्स के अंडर इवेल्यूएशन पर क्वेश्चन आना शुरू हो गया। अब ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो ग्लोबलाइजेशन के अंदर जो है इंडिया को ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन, मतलब समझे, इंडिया का ग्लोबल इकोनॉमी के साथ इंटीग्रेशन, ट्रेड के मामले में, इन्वेस्टमेंट के मामले में, फाइनेंशियल और टेक्नोलॉजी एक्सचेंज के जरिए, ठीक है। तो वहाँ पर हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ठीक है, इस टाइप से। अब यहाँ जो है कुछ स्टेप्स जो है लिए गए, इंपोर्ट ड्यूटी कम किए गए, इंपोर्ट ड्यूटी कम किए गए। फिर कोटाज और लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया, कोटा और लाइसेंसिंग सिस्टम हटा दिया गया। फिर करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई। क्या की गई? करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी अलाउ की गई। फिर FDI मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रूल्स लिबरलाइज किए गए, ठीक है। फिर सेक्टर ओपन टू FDI है ना, जैसे टेलीकॉम, बैंकिंग, इंश्योरेंस, ऑटोमोबाइल्स, ये सब को जो है ओपन किया गया, ठीक है। किसके लिए? FDI के लिए। समझे कि नहीं समझे? फिर बात आती है WTO और इंडिया। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन 1995 में बना और जो है GATT का सक्सेसर है। क्या है? गेट का सक्सेसर है। इंडिया WTO का फाउंडिंग मेंबर है। और कमिटमेंट की अगर बात करें तो ट्रिप्स यानी कि IPR लॉज लाया गया, ट्रिम्स इन्वेस्टमेंट रूल्स लगाए गए। फिर एग्रीकल्चर लिबरलाइजेशन हुआ, ठीक है। फिर चैलेंज अब देखेंगे तो डेवलप्ड कंट्री की सब्सिडी से कंपटीशन हार्ड हुआ। फिर ट्रिप्स से जेनरिक मेडिसिन पर प्रेशर आया, ठीक है। तो ये सब चैलेंज देखने को मिला है। फिर इम्पैक्ट ऑफ LPG रिफॉर्म्स 1991 से लेकर 2000 के बीच क्या क्या इम्पैक्ट देखा गया। तो पॉजिटिव आउटकम्स की अगर बात करें तो हाई ग्रोथ
हुआ, जीडीपी ग्रोथ 3.5 से बढ़कर 6.6 to 8% हो गया, और जो एफडीआई इनफ्लो हुआ वो बढ़े, ठीक है, एफडीआई इनफ्लो हुआ वो बढ़े। फिर एक्सपोर्ट और फॉरेक्स रिजर्व में बूस्ट हुआ। फिर सर्विस सेक्टर बूम हुआ, ठीक है, सर्विस सेक्टर क्या हुआ, बूम हुआ, आईटी, बीपीओ ये सब, ठीक है। फिर नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिला, इनइक्वालिटी बढ़ी, अर्बन वर्सेस रूरल, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इग्नोर हुआ, ठीक है, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स इग्नोर हुआ। फिर जॉबलेस ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट है ना, प्रोपोर्शनल नहीं बढ़ा, ठीक है। फिर एमएनसी का डोमिनेंस क्या है, एमएनसी का डोमिनेंस, चैलेंज देखो, चैलेंज पोस्ट रिफॉर्म्स। अब देखिए रीजनल आइडेंटिटी डिस्पैरिटी है ना, इशू जो है ये सब सारे इशू है ना, जैसे रीजनल डिस्पैरिटी, साउथ और वेस्ट इंडिया ने क्या किया, ज़्यादा बेनिफिट उठाया, क्या किया, ज़्यादा बेनिफिट उठाया। फिर रूरल डिस्ट्रेस, जैसे एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट कम हुआ है ना, इंडस्ट्रियल स्टैग्नेशन आया, ठीक है। फिर एमएसएमई को कंपटीशन ने मार दिया, ठीक है। ट्रेड डेफिसिट में अगर बात करें तो इंपोर्ट ज़्यादा, एक्सपोर्ट से कम, इंपोर्ट ज़्यादा और एक्सपोर्ट से कम। इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन देखने को मिला, इंडस्ट्रियलाइजेशन और माइनिंग से इकोलॉजिकल इशू आया। फिर यहाँ जो है इकोनॉमिक रिफॉर्म सिंस 1991, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इन्वेस्टमेंट मॉडल्स, इंक्लूसिव ग्रोथ इशूज, एग्रीकल्चर एंड सर्विस सेक्टर। फिर देखिए रोल ऑफ रेगुलर बॉडीज, जैसे सेबी, TRAI, ठीक है, गवर्नेंस और रिफॉर्म्स। तो ऐसे टॉपिक में भी इस चीज़ को लिख सकते हैं, एलपीजी रिफॉर्म्स एंड द इंडियन इकोनॉमी, गेन्स एंड प्लान्स को लिखना है। यहाँ पर अगर प्राइवेटाइजेशन इन इंडिया की बात करें, अपॉर्चुनिटी और लॉस, ठीक है। फिर क्रिटिसिज्म और डिबेट ऑन रिफॉर्म्स अगर देखने को मिलेगा तो सपोर्टर्स का व्यू क्या था और क्रिटिक्स का व्यू, ठीक है। तो सपोर्टर्स का व्यू जो है, मार्केट इफिशिएंसी बढ़ी, ग्लोबल इंटीग्रेशन बढ़ा, फिर क्या कहते हैं, प्रोडक्टिविटी जंप हुआ, फिर फिजिकल डेफिसिट कंट्रोल हुआ। क्रिटिक्स का व्यू जो है, सोशल सेक्टर इग्नोर हुए और इंडियन कंपनी को क्या किया, डेंजर हुआ, ठीक है। फिर एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ नहीं हुआ, फिर पब्लिक इन्वेस्टमेंट कम हुआ, ये सब चीज़। आज के कंटेक्स्ट में क्या इम्पोर्टेंस है इस चीज़ का, 1991 रिफॉर्म्स ने इंडिया को इकोनॉमिक सुपर पावर बनने का पाथ दिया, समझे, क्या दिया, पाथ दिया, ठीक है, पाथ दिया। और पर अब जो है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स चाहिए, क्या चाहिए, अब जो है सेकेंड जनरेशन रिफॉर्म्स चाहिए, लैंड, लेबर, जुडिशियल रिफॉर्म्स, इंक्लूसिव ग्रोथ चाहिए, फिर एग्रीकल्चर और रूरल इकोनॉमी पे फोकस, ठीक है। ये सारी चीज़ जो है आज के कॉन्टेक्स्ट में इम्पोर्टेंट रखता है। अब बात करेंगे इनसे हमने क्या क्या पढ़ा है। तो देखिए एलपीजी रिफॉर्म्स ने इंडियन इकोनॉमी को क्लोज्ड, स्लो और इनएफिशिएंट सिस्टम से डायनेमिक मार्केट ड्राइवन और ओपन मॉडल में बदला, समझे। ये चीज़ है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। एलपीजी रिफॉर्म्स ने बहुत सारे चीज़ों को चेंज किया है ना, जो भी क्लोज था, स्लो और इनएफिशिएंट सिस्टम था, है ना, डायनामिक, उसको जो है क्या किया, डायनामिक और मार्केट ड्राइवन और ओपन मॉडल में बदल दिया, ठीक है। ये ट्रांजिशन जो है पेनफुल तो है लेकिन नेसेसरी था, क्या था, पेनफुल बट नेसेसरी था। ट्रांजिशन जो है पेनफुल और नेसेसरी था, ठीक है। तो यूपीएससी के एस्पिरेंट को इन रिफॉर्म्स को के रेशनल इम्पैक्ट और लिमिटेशन डीपली समझने चाहिए। और क्योंकि देखिए ये जो है ना, आपको उस लेवल पर सोचने की ज़रूरत है, ठीक है, क्योंकि आप जो है कल का पॉलिसी मेकर बनेंगे और गवर्नेंस का कोर पार्ट संभालेंगे, ठीक है। ये इसलिए ये चीज़ ज़रूरी है, समझे।